सब बच्चे देखें, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें देखेंगे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है ना। क्वेश्चन में हमें दिया गया है माध्यम का परावैद्युतांक। दिया है माध्यम का परावैद्युतांक। कितना दिया गया है माध्यम का परावैद्युतांक हमें? इसे हम के से बताते हैं। कल बताया था हमने माध्यम का परावैद्युतांक का सिंबल क्या होता है, के। तो ये हमें कितना दिया गया है, तो आप लोग देखेंगे माध्यम का परावैद्युतांक दिया गया है हमें 2। आगे कोई मात्रक होता नहीं तो अपन इसका मात्रक लिखेंगे नहीं। फिर क्या दिया गया है, इसके बाद हमें, और वायु माध्यम में कौन लिया गया है, वायु है ना, नहीं मौन, सॉरी मौन तो सब बच्चे जानते हैं ना, वैक्स। अब आप देखें मोम का परावैद्युतांक पूछा क्या गया है हमसे, मोम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। मोम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता ये हमसे पूछी गई है। किससे बताते हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता को? एप्सिलॉन से। कल बताया था हमने निरपेक्ष वैद्युतशीलता को हम बताते हैं एप्सिलॉन से। ये हमसे पूछी गई है। क्या करेंगे इसे फाइंड आउट करने के लिए? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? के इज इक्वल टू, कल हमने बताया था, पूरा लिख देते हैं, माध्यम के परावैद्युतांक का, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या फॉर्मूला होता है इसका? के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। यही होता है ना फॉर्मूला। बस अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे? के की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 2। एप्सिलॉन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगाए तो एप्सिलॉन लिखा रहने दो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये तो नहीं है हमारे पास और क्वेश्चन में भी नहीं दी है, तो क्या करेंगे? तो कल हमने आप लोगों को बताया था एप्सिलॉन नॉट किसका सिंबल होता है, स्पेशली इस एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है। कल बताया था ना, एप्सिलॉन नॉट मतलब वायु या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और इसका मान कितना होता है? 8.85 10⁻⁻12। कल बोला था कि नहीं? ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, आपको याद होना चाहिए क्योंकि स्पेशल वैल्यू है। अब क्या होगा, ये अपॉन में है, इधर से इधर जाएगा तो किस में जाएगा? इनटू में जाएगा। चलो भेज देते हैं, 2 इंटू 8.85 10⁻⁻12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। आ जाएगा कि नहीं? अब सॉल्व कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें। 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1, 2 का 8 में करेंगे 16 और 1 17, सही है, फिर 1 जाएगा। फिर 2 का 8 में करेंगे 16 और 1 17, पॉइंट लगाना है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट के बाद, हमने भी लगा दिया। इसके बाद पावर कितनी है? 10⁻⁻12, पावर तो वही रहना है, एप्सिलॉन। तो आंसर क्या है आपका? एप्सिलॉन इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10⁻⁻12। अब बात आती है पूरे नंबर मिल जाएंगे कि नहीं इतने में? अभी नहीं मिलेंगे, अभी इसकी यूनिट लिखना पड़ेगी ना। कल क्या यूनिट बताई थी हमने इसकी आपको? न्यूटन, सॉरी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बताई थी। ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नोट कर लो सब बच्चे जल्दी से फटाफट। एक ही टाइप का न्यूमेरिकल बनता है इसमें कि आपको या तो के की वैल्यू पूछ ली जाएगी, एप्सिलॉन की वैल्यू दे दी जाएगी, या फिर एप्सिलॉन की वैल्यू पूछ ली जाएगी तो के की वैल्यू दे दी जाएगी। जल्दी नोट करना सब बच्चे। सब लोग जल्दी से नोट कर लें। दूसरी बात, आप सब बच्चों को एक बहुत अच्छी सलाह बता रहे हैं, सब बच्चे ध्यान से सुने। हमें मालूम है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, घर पर रजिस्टर खोल के तो देखते नहीं होंगे जो लिखते हैं वो, और कुछ तो इतने कलाकार है कि शायद हो सकता है कि शेयर भी नहीं बनाया हो, रजिस्टर खोल के देखते नहीं है, लेकिन फोन को जरूर बार बार देखते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सलाह है कि आप लोग सबसे पहली बात तो रेगुलर क्लास लें सुबह टाइम पर 7 से 8। जैसे कि आज 3-4 बच्चे एब्सेंट है, उनसे बात करना पड़ेगी, कहाँ रह जाते हैं सुबह सुबह। रेगुलर क्लास लें 7 से 8।
उस क्लास को लेने के बाद आपको 11 या 12 बजे तक मैक्सिमम क्लास की वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आप क्लास की वीडियो को उसी दिन जरूर देखें। सब बच्चे इस बात को ध्यान से सुन लें हमारी बात को। आप लोग 7 से 8 क्लास लें रेगुलर सुबह, और क्लास लेने के बाद आपको 11-12 बजे तक क्लास की वीडियो मिल जाएगी, और जब तक आप फ्री होते हो तो उसके बाद आप क्लास की वीडियो जरूर देखें और पूरी कंप्लीट वीडियो देखें। क्यों? इसलिए कि एक तो आप फेयर से रिवीजन कर नहीं रहे, रजिस्टर उठा के देखते नहीं हो, फोन उठा के देखते हो, तो कम से कम आप फोन से ही रिवीजन कर लो। अगर आपने क्लास अच्छे से ले ली 7 से 8 और एक बार उसका रिवीजन ले लिया, एक बार वीडियो आपने पूरी कंप्लीट देख ली, तो समझ लो कि ये आंसर आपके दिमाग में बैठ गया। और उसके बाद अगर कोई होशियार बच्चा है जो अच्छे नंबर लाना चाहता है, तो एक बार इन क्वेश्चन आंसर को बिना देखे जरूर लिखे रजिस्टर में। क्लास में सीखा, फिर वीडियो मिली तो वीडियो एक बार देख ली तो रिवीजन हो गया वीडियो से, और वीडियो से जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा आप फेयर से रिवीजन नहीं कर सकते, ये बात भी पक्का है ना। तो आप वीडियो से बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा कंपेयर टू फेयर के। और रिवीजन करने के बाद आप एक बार उन आंसर को जरूर लिख के देख लें, एक बार उन आंसर को बिना देखे जरूर लिख के देख लें। और जैसे ही आप उन आंसर को एक बार बिना देखे लिख लेते हैं रजिस्टर में, हमारी गारंटी है कि फिर आप कभी नहीं भूलोगे। फिर तो कभी भी टेस्ट होगा, आपको 5 मिनट का टाइम मिल जाए, आपने एक बार देखा, सारा आपके माइंड में तैयार, कभी नहीं भूलोगे। कितना सिंपल काम है, कुछ करना ही नहीं है। इस बात का जरूर याद रखें सब बच्चे अच्छे से। 7 से 8 रेगुलर क्लास लें, उसके बाद हमारी वीडियो हम कट करके उसमें देते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीजें वो हटा देती हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, पर डे देखें, और ये नहीं वीडियो को पेंडिंग में कभी नहीं डालें, अरे आज टाइम नहीं मिल पाया, आज की वीडियो कल देख लेंगे, आज नेट खत्म हो गया कल देख लेंगे, वो पेंडिंग में बिल्कुल नहीं डालें। वीडियो आपको रोज देखना है, रेगुलर देखना है, उस वीडियो उसी दिन देखना है। समझ गए? कि जैसे ये आवेश है कोई, मान लो ये आवेश प्लस का है, ठीक है, और नॉर्मल केस में मान लो इसके पास में कोई दूसरा प्लस का आवेश रखा है, ठीक है। तो अब आप लोग ये देखें और बताएं कि ये दोनों आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, सही बात है। लेकिन क्या ये आवेश इसको दूर से प्रतिकर्षित कर देगा? क्या ये वाला आवेश इस वाले आवेश को दूर से ही प्रतिकर्षित कर देगा? और मान लो दूर से कर भी देगा तो कितने दूर से प्रतिकर्षित कर देगा, ये भी तो बात है। अगर मान लो ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करता है, दूर भगाता है, तो कितने दूरी तक प्रतिकर्षित कर सकता है? जैसे कि आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर कि इस वस्तु पर धनावेश है, इस वस्तु पर धनावेश है, और ये दूसरी वस्तु है, इस पर भी धनावेश है, ठीक, दोनों पर धनावेश है। अब आप देखें दोनों पर धनावेश होने के बाद आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये तो सब बच्चे अब सीखने लगे होंगे, सब जानने लगे होंगे। लेकिन इनकी रेंज क्या होगी? क्या ये बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर, एक हिंदुस्तान में रखा है एक पाकिस्तान में, तो प्रतिकर्षित कर लेंगे क्या? शायद नहीं कर पाएंगे, है ना। सबका जवाब यही होगा कि नहीं कर पाएंगे। तो ये कितने एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे जब प्रतिकर्षित करने लगेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर से तो प्रतिकर्षित नहीं कर सकते। एक आवेश को हम बोर्ड के इस कॉर्नर पर रख दें और दूसरे आवेश को हम बोर्ड के इस कॉर्नर पर रख दें, क्या ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर पाएंगे? इतनी दूरी पर रखें तो कर पाएंगे या नहीं? कोई बच्चा बता सकता है? बताओ माइक ऑन करके, कर पाएंगे या नहीं? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक, ओके। आसपास बेटा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। हाँ, अब आप देखेंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे मालूम चलेगा कि कब कर पाएंगे और कब नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, देखो कैसे और कितने एरिया में कर पाएंगे। अगर मान लो हम इन दोनों आवेशों को थोड़ा सा नजदीक ले आए, अब शायद हो सकता है कर लें और हो सकता है ना भी करें, इनकी रेंज पे डिपेंड करता है हर आवेश की।
तो क्या होता है कि कोई भी आवेश अपने आसपास के आवेश को प्रतिकर्षित या आकर्षित जो करेगा वो बहुत ज्यादा दूर से नहीं कर सकता, उसका एक लिमिटेड एरिया होता है, एक फिक्स जगह होती है कि अपने आसपास इतनी जगह में दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा। जैसे मान लो आप देखेंगे कि ये कोई आवेश रखा है +Q और ये इसका एरिया है, ये पूरा इसका एरिया मतलब क्षेत्र है। इतने पूरे एरिया में अगर कोई दूसरा आवेश आ गया तो ये आवेश उस आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेगा। अगर मान लो कोई दूसरा प्लस का आवेश आ गया तो उसे प्रतिकर्षित कर लेगा, या माइनस का आवेश आ गया तो उसे आकर्षित कर लेगा, लेकिन आकर्षित या प्रतिकर्षित जरूर कर लेगा इतने एरिया में कोई आवेश आ जाए तो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरा की पूरा एरिया इस आवेश का एरिया है, ये पूरा की पूरा क्षेत्र इस आवेश का क्षेत्र है। अगर कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र में ना आते हुए, मान लो प्लस का ही या कोई भी बन सकते हैं, वो यहाँ रखा है, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को किसी भी कीमत पर प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो दूसरा आवेश रखा है वो इसके कवरेज क्षेत्र से बाहर है, आउट ऑफ रेंज से बाहर है। इस वाले आवेश की आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता केवल कितने एरिया तक की है? केवल यहाँ तक की, केवल इतने क्षेत्र तक की। ये इसकी बाउंड्री लाइन है और ये कहाँ रखा है? बाउंड्री लाइन से बाहर। तो अब ये आवेश इसको आकर्षित, वो इसको प्रतिकर्षित नहीं कर सकता है। तो आप देखेंगे कि हर आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है, हर आवेश का अपने आसपास, अपने चारों साइड अपना एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र को हम इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जितने क्षेत्र में कोई आवेश अपने आसपास किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उतने क्षेत्र को हम उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ रहे हैं सब बच्चे बात की नहीं? ये कोई आवेश है, इसके आसपास का एक ऐसा क्षेत्र कि जिस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आ गया तो ये उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेगा। लेकिन अगर कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र में नहीं आया, बाहर ही रह गया, तो उसे आकर्षित प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा। तो जितने क्षेत्र में ये काम करता है आवेश, उतने क्षेत्र को हम इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं विद्युत क्षेत्र? क्योंकि आवेश विद्युत ही तो है, आवेश विद्युत का ही तो एक रूप है, इसलिए हम इतने क्षेत्रों को इस आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? पहले तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन बनेगा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? सब बच्चे लिखें जल्दी से क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? सब बच्चे क्वेश्चन लिखें, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? सब बच्चे क्वेश्चन लिखें, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? लिख लिया सभी ने? आज अपन मैं क्लास से फ्री होकर के कॉल करना बेटा, लगभग 9-10 बजे फ्री हो जाते होगे ना टोटल। जब भी फ्री हो जाओ हमें कॉल करना है। क्वेश्चन लिख लिया सब बच्चे? ओके ओके, थैंक यू। क्वेश्चन लिख लिया सब बच्चों ने, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? आंसर लिखो सब बच्चे। परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा वैसे ही शब्दों में बनाना है जैसा हमने सीखा है, जिससे हमें याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। परिभाषा क्या बनेगी? किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक यह आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उस क्षेत्र को अपन इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, है ना? तो लिखो सब बच्चे परिभाषा, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र
किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, जहां तक वह आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देख लिया सब बच्चों ने? इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना, क्योंकि ये शब्द बार बार आने वाला है क्वेश्चनों में कि इसका विद्युत क्षेत्र इतना है, इसका विद्युत क्षेत्र इतना है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि इसका मतलब है कि इतने एरिया में ये आवेश काम करेगा, इतने एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो ये वाला आवेश उस दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेगा, इसकी रेंज है ना। अब ये भी बात बनती है कि आवेश तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, अलग अलग वैल्यू के होते हैं आवेश, सब आवेशों की वैल्यू अलग अलग होती है, तो क्या वैल्यू के आधार पर इनका क्षेत्र कम ज्यादा बनता होगा? तो बिल्कुल सही बात है कि जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो आवेशों की वैल्यू के आधार पर बनता है। अगर कोई आवेश 1 कूलाम का है तो उसका विद्युत क्षेत्र छोटा बनेगा, वो छोटे एरिया में काम कर पाएगा। और अगर कोई आवेश 5 कूलाम का है तो उसका विद्युत क्षेत्र इसकी तुलना में बड़ा बनेगा। और कितना बड़ा? इससे 5 गुना ज्यादा बड़ा। बहुत सीधा सा आंसर है। और कोई आवेश अगर 10 कूलाम का है तो उसका विद्युत क्षेत्र और ज्यादा बड़ा बनेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि किसी आवेश का मान जितना ज्यादा उसका विद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा बड़ा बनेगा, वो उतनी ज्यादा दूरी से किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेगा। अब याद करो उस दिन जब हमने आपको लाइन वाला एग्जांपल दिया था, कैसे? आप देखते हैं कि हमारे घर पे लाइन आती है, कौन सी वाली? हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी की। घर पे 250 वोल्ट आता है, हमारे घर पे आता है 250 वोल्ट। तो जो 250 वोल्ट आता है वो आप देखेंगे कि 250 वोल्ट का वायर हमें दूर से नहीं खींच पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 250 वोल्ट है, उसका जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो बहुत कम बन रहा है, वो हमें खींच ही नहीं पाता, ना के बराबर बन रहा है। फिर हमने आपको एग्जांपल बताया था कि दूसरी लाइन होती है 11 केवी की, जिसका मतलब होता है 11,000 वोल्ट। ये अब इसके पास वोल्टेज ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा है, तो इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा बनेगा। वोल्टेज ज्यादा मतलब इसके अंदर आवेश ज्यादा होगा, तो इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा बनेगा। और विद्युत क्षेत्र ज्यादा बनेगा इसलिए 11 केवी की लाइन किसी इंसान को थोड़ी सी दूरी से खींच लेती है। इसके बाद आता है, इससे बड़ी लाइन होती है 33 केवी की, 33,000 वोल्ट वाली, है ना। इसके बारे में आप देखेंगे कि इसका वोल्टेज और भी ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास आवेश और भी ज्यादा है, और इसके पास आवेश और भी ज्यादा है, तो इसका मतलब अब ये और भी ज्यादा दूरी से किसी को खींच लेगा, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र और ज्यादा बड़ा बनेगा, इसलिए ये और ज्यादा दूरी से किसी को खींच लेगा। ये कम दूरी से किसी को खींचता है, ये तो लगभग पास जाओ तो ही खींचता है, क्योंकि किसी पर जैसा आवेश होगा
उसी के अनुसार उसका विद्युत क्षेत्र बनेगा कि विद्युत क्षेत्र छोटा बनना है या फिर बड़ा बनना है, जैसा आवेश होगा। क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। किसी का कोई डाउट तो नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ पूछना तो नहीं है आपको? ठीक, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, सब बच्चे अगला क्वेश्चन लिखना, बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? ठीक, क्या क्वेश्चन है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? सब बच्चे क्वेश्चन लिखना, बोर्ड पे लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? लिख लिया सब बच्चों ने क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, और ये शब्द अब आपको बार बार सुनने को मिलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये शब्द बार बार आने वाला है ना। टाइम लिमिट आ गई बेटा, अगर अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो सब बच्चे फिर से रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन सब बच्चे लिख चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। अब सब बच्चे ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। इसमें से इतना अपन पहले सीख चुके हैं, विद्युत क्षेत्र शब्द, और अब एक नया शब्द आ गया इस क्वेश्चन में, तीव्रता आ गया नया शब्द। क्या है? तीव्रता इसमें आ गया है। तीव्रता को इंग्लिश में इंटेंसिटी बोलते हैं, और इसको पूरे को बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये क्या होती है ना। तो अब आप इसे ध्यान से समझना सब बच्चे, बहुत अच्छे से सामने फोकस रखना। जैसे मान लो आप देखें ये कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक। अब क्या होगा, इस आवेश के चारों साइड इसका क्या बना होगा? विद्युत क्षेत्र बना होगा। बना हुआ कि नहीं? अभी सीखा था पिछले क्वेश्चन में, अगर कोई आवेश कहीं रखा है तो उस आवेश के चारों साइड उसका क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब जब आवेश के चारों साइड उसका विद्युत क्षेत्र होगा तो आप देखेंगे इसमें कि इसका विद्युत क्षेत्र है, मतलब इतने एरिया में, इतने क्षेत्र में ये वाला आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा। इस क्षेत्र में अगर बेटा केशव अपना माइक ऑफ कर लो, इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाए तो ये वाला आवेश उस वाले आवेश पर अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा पाएगा। कैसे? ध्यान से देखें, लगा लेगा, ठीक है। अब आपने देखा कि मान लो दूसरा आवेश कोई आया यहाँ पर, हम लेके आए उसको, किस लिए लेके आए? चेक करना चाहते हैं कि ये वाला आवेश उस दूसरे आवेश पर बल लगाता है कि नहीं, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है या नहीं, चेक करना चाहते हैं। तो इस आवेश को हम चेक करने के लिए लेकर के आए हैं, इसलिए इस आवेश को क्या कहा जाएगा? इस आवेश को कहेंगे परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? टेस्ट चार्ज। इंग्लिश में टेस्ट चार्ज, मतलब कि हम इसे टेस्ट करने के लिए लेकर के आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि अगर इस आवेश को हम इस दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो इस पर बल लगाता है कि नहीं लगाता है, और लगाता है तो कितना लगाता है, इसलिए हम इस आवेश को लेकर के आए हैं। तो इसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, इंग्लिश में टेस्ट चार्ज। और जितने परीक्षण आवेश होते हैं, टेस्ट चार्ज होते हैं, जो टेस्ट करने के लिए लाए जाते हैं, उनकी एक खास पहचान होती है कि उसमें जीरो लगा होता है नीचे। क्या लगा होता है? जीरो। और जो नॉर्मल आवेश होते हैं उनमें क्या होता है? ओनली क्यू, जैसे ही लिखा है।
लेकिन जो परीक्षण आवेश होते हैं, जो टेस्ट चार्ज होते हैं, उनमें क्या लगा होता है, नीचे उनमें 0 लगा होता है, उनकी पहचान होती है। तो अगर आप यहाँ परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं इस आवेश का क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए, तो आपको इसमें 0 लगाना पड़ेगा। ये परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है। और जो टेस्ट चार्ज होते हैं नॉर्मल पॉजिटिव लिए जाते हैं, प्लस वाले लिए जाते हैं। निगेटिव टेस्ट चार्ज बहुत कम लिए जाते हैं, रेयरर केस में, एक आध में कभी जरूरत पड़े तो मान लो आपका ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव भी है। लेके क्यों आए हैं यहाँ पर, इसलिए लेके आए हैं कि देखना चाहते हैं कि इस आवेश पर, इस परीक्षण आवेश पर ये वाला आवेश बल लगाता है कि नहीं। कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्यों लगाएगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों पर समान आवेश है, इसलिए क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो अब हम देखना चाहते हैं इस पर प्रतिकर्षण बल लगाता है कि नहीं, ठीक, और लगाता है तो कितना लगाता है। तो जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को, इस परीक्षण आवेश को यहाँ लेकर के आएंगे, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में लेकर के आएंगे, तो ये वाला आवेश इस टेस्ट चार्ज को, इस परीक्षण आवेश को दूर भेजना स्टार्ट कर देगा, अपने से दूर करेगा। क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षित करेगा ना, प्रतिकर्षण बल लगाएगा ना, और प्रतिकर्षित करेगा तो क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो परीक्षण आवेश को ये वाला आवेश अपने से दूर भेजना स्टार्ट कर देगा, दूर भगाएगा, उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ऐसे धक्के मारेगा। जैसे आपका कोई विरोधी व्यक्ति आपके घर पर आ जाए तो आप उसे जबरदस्ती घर से बाहर भगाएंगे, है ना। ऐसे इसका विरोधी है, प्लस वाला है, इसलिए तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे धक्के मार के जबरदस्ती बाहर की साइड बल लगाएगा उसे भगाने के लिए, परीक्षण आवेश पर। तो आप देखेंगे कि इस पर बल लगा रहा है, परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल, इस साइड बाहर की साइड। और जब परीक्षण आवेश पर बल लगेगा, ये वाला आवेश बल लगाएगा, तो इस परीक्षण आवेश को बल महसूस भी होगा कि सामने वाला आवेश मेरे पर बल लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि मैं उसके विद्युत क्षेत्र में आ गया हूं, इसलिए मेरे पर बल लगा रहा है, कहेगा। और जितना बल ये महसूस करेगा, ये परीक्षण आवेश जितना बल महसूस करेगा, जितना प्रतिकर्षण बल ये परीक्षण आवेश महसूस करेगा, उस बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। उस बल को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए होगे बात को, एक बार और समझ लो रिवीजन के तौर पे। ये कोई आवेश है, इस आवेश के चारों साइड इस आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम कोई दूसरा आवेश ले आए और मान लो वो प्लस का ही है या माइनस का भी ला सकते हैं, मान लो प्लस का ही है, तो ये वाला आवेश क्या करेगा, इस दूसरे आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि ये दूसरा आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया, तो वो प्रतिकर्षण बल लगा के बाहर भगाएगा अपने क्षेत्र से। और बल लगाएगा तो इस आवेश को बल महसूस होगा, बल का अनुभव होगा कि सामने वाला आवेश मेरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, ये उसे अनुभव होगा। क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो भी जानता है मैं उसके विद्युत क्षेत्र में आ गया हूं, इसलिए लगा रहा है। तो ये जितने बल का अनुभव करेगा, जितने प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, उस बल को ही हम इस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके आगे की बात, अगर मान लो ये आवेश यहां ना आए, बहुत बेकार आवेश है, बेशरम, ये भगाना चाह रहा है, भग नहीं रहा है। मान लो ये आवेश यहाँ ना आए और इसके और नजदीक आ जाए, तो वही आवेश है, प्लस वाला ही है, परीक्षण आवेश है, और इतना बेशरम आवेश है कि ये इसे दूर भगा रहा है। लेकिन मान लो वो दूर ना भगे और इस वाले आवेश के और ज्यादा नजदीक आ जाए तो क्या होगा, और ज्यादा पास में आ जाए तो क्या होगा। तो शायद आप में से ज्यादातर बच्चे इस बात को समझते होंगे कि अगर ये वाला आवेश इसके और ज्यादा नजदीक आ गया तो अब तो ये और ज्यादा गुस्सा होगा, ये वाला जिसका विद्युत क्षेत्र है, और ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये वाला आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र है वो इस परीक्षण आवेश Q0 या Q0 पर और ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्यों लगाएगा और ज्यादा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि अब ये इसके और ज्यादा नजदीक आ गया है। नजदीक आने से क्या हुआ, इनके बीच की दूरी कम हो गई, और बीच की दूरी जब कम हो जाती है तो बल कैसा लगता है, बल ज्यादा लगता है। ये अपन ने कहाँ सीखा था, कूलाम के नियम में सीखा था
कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी कम होती है तो उनके बीच में लगने वाला बल ज्यादा होता है। सीखा था कि नहीं सीखा था? तो ये आवेश और ज्यादा नजदीक आ गया है तो अब ये वाला आवेश इसको और ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा और ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और जब इस पर और ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसे और ज्यादा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। इसका मतलब कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो और भी ज्यादा होगी, तुलना में कहाँ के, कंपेयर टू यहाँ की। क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण बल कम लग रहा था, थोड़ा दूर था, इसलिए यहाँ प्रतिकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, इसलिए यहाँ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और भी ज्यादा होगी। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के बराबर ही होती है, जितना बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आप देखते हैं कि किसी आवेश के आसपास उसके विद्युत क्षेत्र में सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग बनती है दूरी के आधार पर। आवेश जितना ज्यादा नजदीक चला जाए इस आवेश के, उतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा बनेगी। अब परिभाषा क्या बनेगी इस आधार पर? परिभाषा बनेगी, आप सब बच्चे देखें, बिल्कुल जैसा समझाया वैसी ही परिभाषा बनाएंगे अपन लोग। क्या परिभाषा बनेगी इस आधार पर? तो परिभाषा बनेगी, आप देखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये पूरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। किसका विद्युत क्षेत्र है? इस आवेश का। किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश, ये आपका कोई दूसरा आवेश रखा है, आप इसे परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश या एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है, यह परीक्षण आवेश यहाँ पर क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। कौन से बल का? प्रतिकर्षण बल का। करेगा कि नहीं करेगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो जितने बल का अनुभव करता है उस बल को हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किस बिंदु पर? जहां पर आपका ये परीक्षण आवेश रखा है उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर ये परीक्षण आवेश आगे आ जाए तो अब आपको पता है कि ये और भी ज्यादा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और अगर और भी ज्यादा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा तो इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और भी ज्यादा होगी। इसलिए इसकी परिभाषा बनती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है इस दूसरे आवेश का, इस विद्युत क्षेत्र में रखा परीक्षण आवेश या एकांक धन आवेश जितने प्रतिकर्षण बल का या जितने बल का अनुभव करता है उस बल को ही हम उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं जिस बिंदु पर आपका आवेश रखा है। समझ गए? लिखो जल्दी से सब बच्चे, क्वेश्चन तो लिख लिया था ना, आंसर लिखना सब बच्चे जल्दी से। किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उस बल को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बल को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बल को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। सब बच्चे लिखना, और ई पर वेक्टर लगाना इस तरह से, हम बताएंगे क्यों लगाया है अभी। लिखना, इसे कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा एक बार फिर से बोलना है, शायद सत्यम पंडित जी कह रहे हैं, हम बोल देते हैं।
किसी बद्ध क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उस बल को उस बिंदु की बद्ध क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बल को उस बिंदु की बद्ध क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। देख लिया? आप सोच रहे होंगे पहली बात तो इसे ई से प्रदर्शित क्यों करते हैं? तो इसे ई से प्रदर्शित इसलिए करते हैं क्योंकि इसे बद्ध क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड है उसमें क्या आता है? ई आता है। तो ई के लिए हम क्या सिंबल बनाएंगे? ई। इसलिए हम बद्ध क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। इस पर वेक्टर क्यों लगा है? तो 11th में जिन बच्चों ने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है वो तो समझ गए होंगे वेक्टर क्यों लगा है। वेक्टर केवल उन भौतिक राशियों पर लगता है जिनकी दिशा निश्चित हो। जो भौतिक राशियां सदिश राशि हो केवल उन पर वेक्टर लगता है। तो यहाँ पर इस पर वेक्टर लगा है, इसका मतलब क्या? ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसकी दिशा निश्चित है। किधर इसकी दिशा होगी वो भी अभी हम आपको बताएंगे। नीचे की लाइन से लिखना, अगली लाइन से। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसलिए इस पर क्या लगा है? वेक्टर लगा है। ठीक। अब देखो सब बच्चे, अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा किस साइड होगी? है ना, दिशा तो क्लियर होना चाहिए। अगर सदिश है, सदिश का मतलब होता है जिसकी दिशा निश्चित हो, तो इसकी दिशा किधर होगी? तो आपको पता है कि ये आवेश है, इस आवेश का ये बद्ध क्षेत्र है। इस बद्ध क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रखा है या प्लस का आवेश जिसे हम लेकर के आए हैं। तो ये वाला आवेश इस दूसरे आवेश पर अपना प्रतिकर्षण बल लगा रहा है उसे दूर भेजने के लिए। अब सब बच्चों को पता है प्रतिकर्षण बल किधर को लगेगा? बाहर की साइड लगेगा कि नहीं लगेगा? ये वाला आवेश इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो बाहर की साइड भगाएगा कि अंदर को बुलाएगा? आकर्षित थोड़ी करना है उसे, प्रतिकर्षित करना है। तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और उसे प्रतिकर्षित करके बाहर की साइड भेजेगा। दूर भेजेगा कि नहीं भेजेगा? ठीक है। तो ये आवेश प्रतिकर्षण बल लगेगा और बल किधर की लग रहा है? बाहर की साइड लग रहा है बल। तो जो बल की दिशा बाहर की साइड है, बल की दिशा निश्चित है, बल सदिश राशि है, तो बद्ध क्षेत्र की दिशा भी कैसी होगी? निश्चित होगी। अगर बल बाहर की साइड लग रहा है तो बद्ध क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी? बाहर की साइड होगी। अगर मान लो ये आवेश आपका माइनस का होता तो फिर ये वाला आवेश क्या करता है? इसको आकर्षित करता, और आकर्षित करता तो बल किस साइड लगता? बल अंदर की साइड लगता। आकर्षित करेगा फिर तो अपने पास खींचेगा ना। आकर्षित करता तो इसे अपने पास खींचता, बल अंदर की साइड लगता। तो बल की दिशा अंदर की ओर होती। बल एक सदिश राशि होती है, 11th क्लास में सिखाई जाती है। तो बल की दिशा अंदर की ओर होती, बल अंदर की ओर लगता, और बल अंदर की ओर लगता, बल की दिशा अंदर की ओर है, तो बद्ध क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? फिर बद्ध क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी अंदर की ओर होगी। इसका मतलब बद्ध क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उधर ही होती है या फिर वही होती है जो बल की दिशा होती है। जिधर बल लगेगा वो बद्ध क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई, क्योंकि बल को ही तो हम बद्ध क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी हमने परिभाषा में लिखवाया है। इसलिए अब आप लोग इसके बारे में थोड़ी सी लैंग्वेज लिखें। कैसे? लिखो जरा। माना कि, लिखना सब बच्चे, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। माना कि बद्ध क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश, माना कि बद्ध क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश प्लस क्यू नॉट है। बोर्ड पे लिखा हुआ है जो अपन ने माना है। बद्ध क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश कौन रखा है? प्लस क्यू नॉट। बद्ध क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश प्लस क्यू नॉट है। नॉट मतलब जीरो, है ना, क्योंकि ये परीक्षण आवेश है इसलिए।
प्लस क्यू नॉट है तथा विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल F वेक्टर है। ये लिखा हुआ है F वेक्टर। विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल F वेक्टर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा? E = F अपॉन क्यू नॉट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेक्टर लगा लो, वेक्टर E वेक्टर = F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर = F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? बल के बराबर। जो बल लगता है उसी को तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर में कौन आ गया? बल आ गया F। और नीचे Q क्यों आया? क्योंकि बल किसके ऊपर लग रहा है? आवेश के ऊपर लग रहा है। तो आवेश के ऊपर आ गया बल, जो किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। इसलिए आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, E वेक्टर = F वेक्टर अपॉन क्यू। ठीक, जल्दी से अब इसका ऐसा ही मात्रक और लिख लो, बस 1 मिनट का काम बचा है। लिखो इसका ऐसा ही मात्रक कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा? इसी फॉर्मूले से बनेगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, सबको पता है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम बन जाएगा कि नहीं? तो इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब अपन क्या करेंगे? इसका विमीय सूत्र बनाएंगे। कैसे बनेगा इसका विमीय सूत्र? सब बच्चे ध्यान से देखें, इसका विमीय सूत्र कैसे बनेगा, जल्दी से फटाफट। आपको बल का विमीय सूत्र आता है, आना चाहिए। विमीय सूत्र वाले फॉर्मूला में हमने सिखाया है और 11th में भी सीखा होगा। बल का विमीय सूत्र होता है mL/-2 और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। तो नीचे AT आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो दोनों को। कैसे करेंगे? A की पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लो और T की पावर भी कुछ नहीं है तो 1 मान लो। और AT अब कहाँ जाएंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे। तो क्या होगा? mL/-2 तो पहले से लिखा है ऊपर, और AT नीचे से ऊपर चले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी पावर? ऊपर जाकर के माइनस की, क्योंकि नीचे प्लस के थे ना, ऊपर चले गए तो प्लस माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के हो जाएंगे तो अब सॉल्व करके आपका आंसर क्या बन जाएगा? mL/-2 और -1 जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? -3, और ये पावर -1। तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा mL/-3 A पावर -1। जल्दी लिख लें सब बच्चे। इसका विमीय सूत्र mL/-3 A पावर -1 होता है। इसका विमीय सूत्र mL/, हाँ ठीक है बेटा, ठीक, ओके। आज के लिए इतना काफी है बेटा। इसके आगे हम कल बताएंगे, लेकिन जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो एक होमवर्क जरूर देखें कि इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक कल हमें बताएं क्या होता है। ऐसा ही मात्रक आपके सामने लिखा है न्यूटन प्रति कूलम। कल आप इसका सीजीएस मात्रक हमें बताना, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है। ठीक है, आज के लिए